देखिए सर, ये टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी। इससे पहले मैं 2 टेस्ट सीरीज़ आपको दे चुका हूँ। तीसरा स्टार्टिंग से ही ये जो टेस्ट सीरीज़ का ये जो लेक्चर है, मतलब ये जो टेस्ट है, ये आपका इक्वली एएसओ का पेपर हो, चाहे लैब असिस्टेंट का पेपर हो, चाहे दूर संचार का पेपर हो, तीनों में ये वाला जो है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो उसमें मैं 2 लेक्चर आपको दे चुका हूँ, मैट्रिसेस वाला। अब आज वाले लेक्चर में हम देखते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। फिर बता देता हूँ मैं आपको, ये एएसओ के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना लैब असिस्टेंट के लिए और जितना दूर संचार के लिए। ये कोर्स जो ये यहाँ पे लिखा है ना, दूर संचार वाला लिखा है। ठीक है, अब आप देखो, इसमें हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको डिटरमिनेंट की पहले तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बाकी की कहानी आगे आती है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में ये गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मृत्युंजय क्लासेस करके। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। स्टोर पे आप यहाँ पे मृत्युंजय क्लासेस जो हमारा ऐप है इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये कोर्स चल रहे हैं। ठीक है, आप जाके उनको सर्च करना चाहें, देखना चाहें, देख सकते हैं। तीनों के तीनों कोर्स करा रहा हूँ मैं, टेस्ट सीरीज़ भी बना रहा हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। और बहुत मिनिमम मैंने अमाउंट रखा है फ़ीस का। ठीक है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आइए समझते हैं इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं कुछ पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको समझाता हूं। 5-6 प्रॉपर्टी जो होती हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है बढ़िया, नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक से आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे। ये प्रॉपर्टी बाय हार्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उनमें से जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है। ठीक है, क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। कहने का मतलब है अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब, मान लेते हैं ए कोई डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट मतलब A1 A2 A3, यह आपके पास B1 B2 B3, और यह आपके पास C1 C2 C3। आप एक बात ध्यान दीजिएगा सर, कि जो भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड बनता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आएगा केवल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बनता है वो। देखो, इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसको डिनोट करते हैं, ए के मॉड का साइन लगा देते हैं। वो उतनी ही होगी जितनी की इसको हम कॉलम और रो को इंटरचेंज करके क्या मिलता है, ए ट्रांसपोज मिलता है ना। ट्रांसपोज की डेफिनेशन ही वही होती है। क्या करते हैं, A1 B1 C1, और ये क्या हो जाएगा A2 B2 C2, और ये क्या हो जाएगा A3 B3 C3। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, रो कॉलम होगी, कॉलम रो होगी। देखो आप, तो इसके भी डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्चुअली ये ट्रांसपोज कहलाता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि डिटरमिनेंट ए का मान वही होता है जो उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट का मान होता है। रो और कॉलम को इंटरचेंज करके डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी खोलिए, वहाँ प्रूफ भी मिल जाएगा। यहाँ प्रूफ की ज़रूरत हमें है नहीं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एनी 2 रो और कॉलम डिटरमिनेंट आर, हाँ ध्यान दीजिएगा, देन डिटरमिनेंट चेंज, साइन चेंज हो जाएगा। किन्हीं भी, ये तो पूरा का पूरा चेंज किया। यदि मैं ऐसा करता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है, इसमें क्या करता हूँ, किन्हीं 2 रो, वो कहता है रो में जो काम करोगे वही काम आप कॉलम में भी कर सकते हो, एक साथ नहीं। हाँ, B1 B2 B3, यहाँ पे क्या किया, A1 A2 A3, और ये C1 C2 C3 यही रहा, C1 C2 C3 यही रहा। मान लेते हैं ये A मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनी और ये डिटरमिनेंट B बनी, तो जो डिटरमिनेंट A की वैल्यू होगी ना, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट B हो जाएगी, या डिटरमिनेंट B बराबर माइनस ऑफ डिटरमिनेंट A हो जाएगा। वो कहता है कि नहीं, ये एनसीईआरटी की बुक से आपको एज इट इज़ प्रॉपर्टी मिल जाएंगी सर। तो किन्हीं भी 2 रो को या कॉलम को, इसको यहाँ भेजोगे तो डिटरमिनेंट में साइन माइनस का लग जाएगा। ठीक है, अगला देखो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। मतलब इसी पे बेस्ड अभी पहला ही क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, ध्यान दो। क्या हुआ
कि मान लेते हैं ये A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, और ये अगेन क्या हो जाए A1 A2 A3 हो जाए, दो रो आइडेंटिकल हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा 0। सर ये रो में नहीं कॉलम में भी होता है। हाँ, आप कहें रो लिखा है, देखिए रो और कॉलम। जैसे अगर आपके पास A1 B1 C1 है, मान लेते हैं, ये आपके पास A2 B2 C2 है, अगेन यहाँ पे A1 B1 C1 आ गया। अब मैंने क्या किया, कॉलम एक बना दिया ना दोनों, तो दो कॉलम एक होते हैं तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे ये कहती है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये कहानी भी हो जाएगी। अब अगला देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, मैं जो रो में बात कर रहा हूँ वो कॉलम में भी लगेगी, फिर बता दे रहा हूँ आपको। डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट के देन द वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय के, मतलब प्रत्येक रो की बात कर रहा है। अगर 3 रो हैं, 3x3 की मैट्रिक्स आपको, वो डिटरमिनेंट आपको दे दी जाए। यहाँ पे तो ये बात करता है, माना ये थी A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3, ये था। हाँ, ये 3x3 की कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि मैं किसी एक ध्यान दो, KA1 KA2 KA3, ठीक है, और ये B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3 सेम हो, तो इसके माना इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट A आ रही थी, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू K टाइम डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगी। अब दूसरे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दें K², तीसरे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दें K³। तो यहीं से एक प्रॉपर्टी आती है जो आपको और ज़्यादा इसको अच्छी तरह से समझा देगी, जिस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि मेरे पास A कोई मैट्रिक्स मिलती है K टाइम B करके, ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डिटरमिनेंट। ध्यान दीजिए, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, NCERT का ये भी क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। माना ये जो A थी n×n की थी, तो ये जो मिलेगी वो भी n×n की ही मिलेगी, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। ऑर्डर में तो चेंज होता नहीं है, लेकिन जो डिटरमिनेंट में अंतर आ जाता है ना सर, डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा वो K⁴n टाइम डिटरमिनेंट ऑफ B हो जाता है। अभी तो बताया मैंने आपको, देखो जैसे 3×3 की डिटरमिनेंट थी, इसमें से K को बाहर लोगे तो K टाइम हो रहा है, दूसरे वाले को K से मल्टीप्लाई किया गया तो K² आएगा, तीसरे वाले को किया गया K³, तो ऑर्डर भी 3 ही है इसका। तो ये प्रॉपर्टी बनी इसी प्रॉपर्टी से, डिटरमिनेंट A जो बन गया K⁴n डिटरमिनेंट ऑफ B हो जाता है। माना कोई 3×3 की, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ मैं। मान लेते हैं Aij कोई 3×3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट होगी, इसके डिटरमिनेंट का मान 2 है, तो मुझे 2A के डिटरमिनेंट का मान निकालना है। तो प्रॉपर्टी को लगाओ, कांस्टेंट क्या है 2, और उसकी कितनी पावर, जितना इसका ऑर्डर है कितना 3, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट जो आएगा, इसका डिटरमिनेंट का मान A का कितना दिया था 2, तो ये आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि यदि किसी रो या किसी कॉलम को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब आप डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो K टाइम ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट हो जाएगा, उसके ओरिजिनल डिटरमिनेंट को K से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अगली प्रॉपर्टी देखो, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम डिटरमिनेंट एक्सप्रेस्ड इन सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सम ऑफ। कहने का मतलब ये है कि एक या एक से अधिक रो या कॉलम, मैंने फिर बताया आपको, रो में जो काम हो रहा है वही डिटरमिनेंट में भी काम होगा सर, सॉरी वही कॉलम में भी काम होगा। तो ये रो एज वेल एज कॉलम, ब्रैकेट में लिख देता है वो, रो एज वेल एज कॉलम। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इस प्रॉपर्टी को अगर हम समझें तो ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है हमसे कहना चाह रही है प्रॉपर्टी, आप क्या कीजिए, ये है A1 प्लस, पहले लिखता हूँ मैं फिर समझा रहा हूँ, हाँ, A1 प्लस λ1 कॉमा A2 प्लस λ2 A3 प्लस λ3। हो सकता है λ1 λ2 λ3 एक ही कांस्टेंट हो जाए तब भी चल जाएगा। B1 B2 B3 और ये है आपका C1 C2 C3। तो साहब वो कहता है कि ये जो डिटरमिनेंट है 2 डिटरमिनेंट के पार्ट में लिखी जा सकती है, प्लस कैसे, वो कौन कौन से होंगे, पहले में क्या होगा A1 A2 A3, ठीक है, ये क्या आएंगे B1 B2
B3 ये क्या है C1 C2 C3 प्लस अगले वाले में यहाँ पे क्या आ जाएंगे जो वो हैं λ1 λ2 λ3 और ये क्या हो जाएगा B1 B2 B3 और ये क्या हो जाएगा C1 C2 C3। ठीक है सर, ये आपके पास डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी कह रहा था ये। ठीक है, अब देखिए इनका डिटरमिनेंट मतलब एक ही डिटरमिनेंट को दो पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया, किया जा सकता है, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक, अगला देखो, अगली प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहती है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग, ये लिखता है ना, एलिमेंट और रो आर एडेड, है ना, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। मैं कहने का मतलब है डिटरमिनेंट निकालते समय आप ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, आर आई को यदि आप आर आई प्लस के टाइम आर जे करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपको दिखाऊंगा ये प्रॉपर्टी लगा के। यहाँ पे मान लेते हैं एक कॉलम रो में भी वो कॉलम में भी कहानी हो सकती है। हाँ, ये कहानी आप कॉलम में भी लगा सकते हैं। लिखा है इसने सी जे बराबर सी आई प्लस इतना, आर आई बराबर आर आई प्लस सी आर जे, तो सी जे को इस तरीके से लिख सकते हैं किसी कॉलम या रो को जोड़ के। उससे क्या होगा कि डिटरमिनेंट की दूसरी प्रॉपर्टी लग जाएगी। मान लेते हैं ये ऐसे बनी है। इस डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट हैं उनको क्या हो रहा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ने के बाद वो ऐसा ही आ जा रहा है, तो एक कॉलम वो बन जाएगा, पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो वो बन जाएगी, तो ये आइडेंटिकल रो हो जाएंगी, तो उसके डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। तो वो कहता है कि ये काम भी आप कर सकते हैं, आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ये प्रॉपर्टी बाय हार्ट आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए प्रॉपर्टी क्वेश्चन देखें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं पहले, ठीक है, फिर ऊपर जाते हैं हम। देखिए ये क्या कह रहा है, चलो ऊपर से ही करके लाते हैं, फिर करते हैं इनको। ये तो आपने अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था उसी पे बेस्ड है। सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं सर, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। आप फालतू के इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप के पैटर्न्स पे दिखेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे दिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि आप किसी रो या किसी कॉलम में दूसरे रो कॉलम के साथ कांस्टेंट जोड़ के बना सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व करने के 2 तरीके आपको बताता हूँ। पहला तो तरीका जो किसी को कुछ नहीं आता है तो ये आप करते थे ना, 43 से ब्रेक कर दो, ये कैंसिल ये कैंसिल, 7 दूना 14 माइनस 4 तियाँ 12, फिर माइनस सेकंड वाला -1 होता है। क्यों होता है, इसका कोफैक्टर और माइनर में पढ़ा रखा है मैंने। ये कैंसिल 35 दूना 70 माइनस 68, 70 से कौन से होता है शायद ना, प्लस 6 से ब्रेक करो, ये कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 35 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 पंचे 15, 3 तिया 9 105, और माइनस का कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ ना, 7 7 49 119 होता है ना। इसको सॉल्व कर लो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि आप ऑपरेशन कर दीजिए R3 में, ऑपरेशन कर दीजिए कैसा, R3 टेंस टू क्या हो रहा है इसमें, R3 को कैसे करूँगा, R2 प्लस क्या करें इसको, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करें, 42 1 43, 7 इंटू R3 करके देखो तो, ये प्रॉपर्टी लगाओ तो आप देखेंगे कि ये वाला 43 है, ये वाला 35 है, ये वाला 17 है, ये ऐसे ही रहा, 1 7 और 3 ऐसे ही रहा। इसको देखो तो R2 मतलब 6 इंटू 7 करो और उसमें R2 जोड़ दो, 7 6 42 1 43, ये 43 आ जाएगा देखो। उसके बाद क्या करो, 7 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें R2 जोड़ दो, R2 का एलिमेंट के कांस्टेंट ये कितना आ गया, ये हो गया 7 चौको 28 प्लस 8 7 15 35 हो जाएगा ये। इसी प्रकार इसको देखो, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14 प्लस 3 4 3 7 17 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये 2 रो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 0। आप समझ रहे हैं। तो इसको दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से करें। ये अगर लगाना नहीं आ रहा तो ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, ज़रा ऊपर वाले में टाइम लगेगा आपको,
ठीक है, अब आप देखो अगला क्वेश्चन, करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। करैक्टरिस्टिक रूट मतलब आइगन वैल्यू हमने पढ़ रखा है, ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं थ्योरी में इसके, ठीक है। वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बाद आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला टॉपिक कराया होगा मैट्रिसेस में, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। एक बार नहीं 2-3 बार कराया होगा मैंने। देखो क्या होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी करैक्टरिस्टिक रूट यदि हम निकालें तो लैम्डा स्क्वायर पहले पॉलिनोमियल बनाते हैं, तो क्या होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड्स ओन करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैली हैमिल्टन थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज देखो इसके लिए मैंने बताया था लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 में जो आता है ट्रेस आता है, ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा, और फिर क्या आता है माइनस प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो देखेंगे आप इसमें, तो इसका क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स का सम 5 + 2 7 होता है, इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट कितना हुआ, डिटरमिनेंट मतलब 5 दूना 10 - 6 4 10 - 4 6 हो गया, तो ये क्या बना लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6। तो इसके रूट तो आपको साफ पता चल रहे, 1 और 6 आ जाएंगे, 1 और 6। तो कोई ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन मेरे ख्याल से करेक्ट हो जाएगा, सीधे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 और 6। दूसरा इसको सॉल्व करने का तरीका एक और भी होता है, इसका उल्टा ले जा लो आप, सम इसके कौन से ऐसे दो एलिमेंट हैं, ये देखो ना, ये इसका ट्रेस 7 आ रहा है, तो कौन से, और ट्रेस जो होता है आइगन वैल्यू, इनको कहते हैं आइगन वैल्यू। ये जो अभिलाक्षणिक मूल कह रहा है ना, ये करैक्टरिस्टिक रूट कह रहा है, इनको आइगन वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू भी कहते हैं सर, आइगन वैल्यू भी कहते हैं। आइगन वैल्यू क्या होती हैं, ये ट्रेस का सम आइगन वैल्यू होता है, दो आइगन वैल्यू का सम ट्रेस होता है। ट्रेस कितना आ रहा है 7, इसको जोड़ के 7 आ रहा है, नहीं, इसको जोड़ के 7 आ रहा है, नहीं, इसको जोड़ के 7 आ रहा है, तो -7 आ रहा है, ये भी नहीं, तो अपने आप ही पहला ही ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ये भी तरीका बता दिया, दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, सीधे ऑप्शन से हिट कर लो आप, ठीक है। ये तो आप तब कर पाएंगे ना, ये शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना आप, शॉर्ट ट्रिक आप तभी लगा सकते हैं जब आपको उसका पूरा ज्ञान हो, इसलिए आधे ज्ञान में शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश ना करें, सावधानी बरतें, रेलवे क्रॉसिंग पे सावधानी बरतनी पड़ती है सर, ध्यान दीजिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक कोई पढ़ा रहा है, आप सोचे शॉर्ट ट्रिक से हम कर लेंगे, करके देख लो, एग्ज़ाम में पता चल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें, शॉर्ट ट्रिक तभी इस्तेमाल करें जब आपको सारी थ्योरी आती हो, अदरवाइज़ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, मैं बता दे रहा हूँ। उन्हीं के लिए शॉर्ट ट्रिक है जिनको सब कुछ आता है, ठीक है। अदरवाइज़ बेसिक को सीख के सर शॉर्ट ट्रिक तो खुद भी बना लेंगे आप, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो, अब ये कह रहा है कि p² का वैल्यू i - p गिवन है, तो p की पावर n बराबर इतना, तो n की किस वैल्यू के लिए होगा। अब आप सर ध्यान दो, ध्यान से बात को समझिएगा, पहला ऑप्शन 4 है, इसमें हम 4 को लेके देख लेते हैं, 5i है, हाँ ध्यान दीजिएगा, p की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, p² × p² लिख सकते हैं, और ये गिवन कितना है 1 - p i - p × i - p। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, क्या हो जाएगा i², यहाँ बना आपका p की पावर 4, तो ये बना आपका i² माइनस का 1p माइनस का 2p हो गए, और सॉरी 2ip मतलब 2p, फिर प्लस का p² हो जाएगा सर, प्लस का क्या हो जाएगा p², और i² का मान आप जानते हैं, i होता है i - 2p + p², ठीक है, i - 2p + p², तो ये p की पावर 4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब फिर p² की वैल्यू रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं, तो p² का जब आप मान रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा i - 2p और प्लस i - p, तो क्या बना ये i2i - 3p, 2i - 3p बन रहा है, तो ये p की पावर 4 तो ऐसा आ नहीं रहा है जैसा वो बोल रहा था, और 5 करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम इवन मल्टीपल देखते हैं पहले। p की पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, p की पावर 4 जो आया है इंटू इसको p² से मल्टीप्लाई कर दो, कहने का मतलब 2i - 3p को आप अगेन मल्टीप्लाई कर दो इसी से, i - p से, क्यों, क्योंकि p की पावर 6 को ऐसा ही तो लिखोगे, p की पावर 4 ही आ चुका है, और 2i² हो गए, ऐसा मल्टीप्लाई करना तो आएगा, 3 ये है और 1 ये है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3p यहाँ से आएगा, i के साथ मल्टीप्लाई करके ना, और 2 ये है, माइनस का 5ip आ जाएगा, मतलब 5ip या 5p एक ही होता है, माइनस का क्या आ जाएगा
5IP, फिर माने माने प्लस हो जाएगा तो 3p² हो गया सर ये, ठीक है। तो 2i² मतलब 2i² का मतलब 2i ही होता है ना। 2i माइनस 5p, 2i माइनस 5i इंटू p लिख सकता हूँ इसको, 5i इंटू p, 5i इंटू p, ठीक, 5i इंटू p। और इसमें फिर वैल्यू रखोगे आप, फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 3 टाइम p² का मान कितना है जो दिया है, i माइनस p। अब सर आप देखो 2i ये है, 3i है, तो 5i मिल गया आपको, आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, 5i मिल गया। लेकिन कर लेते हैं हम, 1 के 5 ये है, 3 ये है, 5 3 8p, 8p अगला 5ip ये है और 3ip यहाँ से आएगा, p मतलब ip भी लिख सकते हैं उसको। तो ये 6 पावर करने के बाद मुझे क्या मिल जा रहा है, ये वैल्यू मिल जा रही। तो n की क्या वैल्यू होगी सर, n बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा सर। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको भी मैंने प्रॉपर्टी पे जब पढ़ा रहा था आपको, पक्का ये भी मैंने कराया होगा। देखो इसको भी आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। एक्चुअली ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं, यहीं पे बता देता हूँ। जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं, जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है उसे सिंगुलर कह देते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर। इसे क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़, सॉरी, कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर हुआ करती है, ठीक है सर। ये नॉन सिंगुलर होगी। अब आप आओ, आपने एनसीईआरटी में क्लास 12th में पहले ही चैप्टर में लाइन पढ़ी होगी कि जो एडजॉइंट होता है ना सर, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आएंगे कहीं पे तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ पूछ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मतलब ऐसा, इसका मतलब ये है। और ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। n क्या होता है, ऑर्डर होता है। यहाँ पे n कितना दे रखा है, 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट लिखूँ या डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखूँ, एक ही बात है। डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1 मतलब डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस प्रॉपर्टी का यूज किया, इसका। सीधे यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सर, ठीक है। सीधे सीधे यूज करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको जैसे हम कर रहे हैं, देखिए। लेकिन आप इस क्वेश्चन में तो सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने कहा ना डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है सब ये, ठीक है। तो जिन जिन जो एग्ज़ाम ना आपके इस सिलेबस को कंटेन करते हैं उन एग्ज़ामों के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, ऐसा नहीं कि। तो इसी टाइप के पैटर्न पे बनेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे निकालना क्या है, बी को निकालना है। तो बी निकालने के लिए एक काम कर सकता हूँ मैं, ये 3b है और यहाँ पे आपके पास 2b है, या तो इसको आप सीधे घटा दो, और सीधे तो नहीं घटा सकता हूँ, पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देते हैं, लीनियर इक्वेशन ही तो है। पहली इक्वेशन है 2a + 3b है सर, देखो 3b बराबर कितना है, ये दिया है 2 - 1 4, और ये कितना दे रखा है 3 2 और 5, ठीक है। इनको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये कितना हो जाएगा 2a + 4b, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a + 4b, मतलब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। अब क्या कर दो, इन दोनों को घटा दो। जब इसको घटाओगे इससे ये कटेगा, इससे ये b का मान आ जाएगा। तो b बराबर क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8। किस किस में 8 नहीं है, सब में 8 है, ठीक है। उसके बाद 8 तो आएगा, 0 - -1 +1 +1 ये घट गया, ठीक है, +1। फिर 6 - 4 2 भी सब में है, अभी तक कुछ नहीं बना। 2 - 3 - 1 तो ये भी हट गया। तो अब तो सीधे ही आपका आंसर आ गया ना। आप चेक भी कर लेना, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ करते हो, ठीक है। तो अगले वाले में गड़बड़ भी कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने सीधे ये कर दिया, इसको आप घटाइए सीधे। क्या हुआ इसमें से, इसको इक्वेशन 2 मानो और इसको इक्वेशन 1 मानो। तो इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन 1 किया गया है। ठीक है सर, आगे देखिए अगला ये क्वेश्चन, फिर वो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले से आ गया है। अभी मैंने आपको बताया कि ये कह रहा है इफ ए बराबर इतना एंड इतना, कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है ना एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी कैसे बनती है अभी पढ़ाया था, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल किसे कहते हैं, ये लीडिंग डायगोनल, इसे बैकवर्ड डायगोनल कहते हैं उल्टे वाले को, ठीक है, इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट क्या मिलेगा इसका बोलो तो, जो भी आएगा वो डिटरमिनेंट, हमसे तो के की वैल्यू पूछ रहा है ना, के की वैल्यू यहीं से आ जाएगी मेरे ख्याल से, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए ही लिख देता हूँ मैं, इसको वैल्यू भी नहीं निकालता हूँ। तो इसकी जगह पे आप कैली हैमिल्टन साहब कहते हैं कि इसको ए रख दो आप, 1 प्लस के इंटू ए स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर नहीं होगा, लैम्डा होगा ए, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए कितना आएगा बताता हूँ, देखो के प्लस 6 हो जाएगा वो, लो ठीक है, बराबर 0, मतलब बराबर 0, डिटरमिनेंट ये लिखा है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इससे, इसको माइनस से प्लस से हो जाएगा। अब ये और ये एक ही हैं, इसी से बनी हुई करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इफ ए एंड इतना बराबर ए, ये भी ए है, ये कहता है कि ये भी ए के बराबर दिया है इसने, देन के इज इक्वल टू ए की वैल्यू दे देना इसने। ये क्या कर दिया इसने, ये क्या कर दिया, कोई बात नहीं, ये ऐसा आ जाएगा और बढ़िया, ए स्क्वायर माइनस का 5a हो जाएगा, फिर 5a और कंफ्यूज कर दिया उसने, प्लस 10 टाइम आइडेंटिटी बराबर 0, ये लो, ये कैली हैमिल्टन से निकाला, ये दे रखा है इसने, इन दोनों को कंपेयर करा दो आप। अब आप देखेंगे कि ये भी माइनस है साइन, ये भी माइनस है, बढ़िया है ये, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस के का मान कितना है सर, 1 प्लस के का मान कितना है, 5 है, तो के का मान कितना आ जाएगा 4। कोई ऑप्शन है, 2 वैल्यू क्यों दे दी यार इसने, के की 2 वैल्यू कैसे दे सकता है ये, के का मान मैं गलत कर रहा हूँ क्या, के की जो वैल्यू है 4 तो आ रही है, तो 4 और 1, अच्छा, इसको भी निकाल लेते हैं फिर। के का दूसरा मान यहाँ रखो, यदि के का मान 4 आ रहा है तो ये वैल्यू कंपेयर करा के देख लेते हैं ना, 6 4 10 हो जाएगा, 4 ही आनी चाहिए वैल्यू, दूसरी वैल्यू कैसे निकाल दी इसने पता नहीं। ए स्क्वायर माइनस एक ऑप्शन और दे रखा है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है इसमें, 4 तो सही है, तो इसका ऑप्शन या तो ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा सर। तो यदि मैं ए को करेक्ट लेता हूँ तो मेरा तो आंसर सही आ रहा है। अब यदि आप इसमें के का मान क्या रख दें, के का मान क्या रख दें, अच्छा 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, यहाँ से देख लेते हैं। डिटरमिनेंट कितना आ रहा है इसका 10 ना, डिटरमिनेंट 10 आने की 2 प्रोसेस आप ऑप्शन में रख के देख लो। फिर अब आप देखो 1 माइनस का 3 और 2 और 4 रखो, तो इसके डिटरमिनेंट का मान 10 आना चाहिए सर। 10 आने की प्रोसेस क्या है, 4 माइनस जब आप करेंगे माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 3, 6 मतलब ये 10 आ गया। और दूसरा यदि वो कहता है 1 रखो तो 1 माइनस 3, 2 और 4 1 रखें, तो 1 माइनस प्लस का 6 7, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, के 2 मान तो हो ही नहीं सकते हैं। वैसे भी देखो इसका 1 प्लस के इज इक्वस टू, यहाँ पे आप जब वैल्यू रखते हैं तो 1 प्लस 5 6 आएगा, और 1 रखने पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 पे भी वैल्यू बराबर आ सकती है। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इस क्वेश्चन को देखूंगा मैं एक बार और करूंगा तब समझा दूंगा। कुछ गड़बड़ आ रही मेरे हिसाब से, तो के का मान क्या आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए। के की 2 वैल्यू तो नहीं हो सकती साहब, 4 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। 1 कैसे हो सकता है सर, 1 कैसे हो जाएगा इसमें, 1 की बात समझ में नहीं आ रही है। 1 होने का मतलब अगर हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें, कैली हैमिल्टन थ्योरम नहीं लगाएं, तब देखेंगे तो हो सकता है कि के 2 मान आ जाएं कंपेयर करा के डायरेक्ट, है ना, पूरा सॉल्व करके करना पड़ेगा। तो तब आप एक बार खुद करना है इसको मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा ना, ए की वैल्यू निकाल के इसमें रख के देखना, क्या पता के की 2 वैल्यू आ जाए, ये 1 हो ना हो,
फिर भी मैं देखूंगा, इसको करूंगा दोबारा, फिर समझा दूंगा, ठीक है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसको सीधे मल्टीप्लाई करके। मैंने तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश की है इसको, ठीक है। चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो आसान है, ये तो आपको आता ही है। फिर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ले दिया सर इसने। इसको तो कर ही लेंगे ना आप। कैसे करेंगे देखो, देखो आप जानते हैं ये क्या है, रो मतलब 1×3 की है, और ये क्या है, फिर आप जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो सबसे पहला काम आप क्या कर लीजिए, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये वाले कॉलम को, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, तो कितना आया ये 2x, ये क्या मिलेगा 2x। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1×2 की है, अगली क्या है 2×2 की, तो आंसर 1×2 आना चाहिए। एक रो 2 कॉलम आनी चाहिए, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस का 9, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, बस इतना ही रहेगा। अब आप जब x इंटू x और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 लिखा है इसमें, तो अब यहाँ क्या आना चाहिए, एक ही बनेगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4x माइनस 72, ये आएगा ना 8 ही है 4x, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, सॉरी 4x, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 8 को 32x, ऐसा कुछ 8 को 32x ऐसा ही आएगा शायद। x कॉमन ले लो, तो जब आप x कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा 3x माइनस 9 प्लस 32 बराबर 0। तो x का एक मान तो यहाँ से 0 आ रहा है, x का एक मान तो 0 आ रहा है, दूसरा मान यहाँ से निकाल लो आप 32 ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं यार इसको। तो x का दूसरा मान कितना आ जाएगा, ये 9 का मतलब माइनस प्लस का है ना 23, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ये 23 आएगा। तो x बराबर माइनस का 23/3 आएगा ना, 23/3 क्यों आ रहा है, 3x स्क्वायर सही लिखा हमने। 3x स्क्वायर कहाँ से आया होगा सर, ये 2 है ना, ये 3 कैसे हो गया यार, गड़बड़ होगी। 2 आएगा, 2 -23/2 कोई ऑप्शन है, यस -23/2, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आइगन वैल्यू इक्वल टू 3। ये देखो ये क्वेश्चन तो सीधे ही बन गया, इसकी एक आइगन वैल्यू 3 है, सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यू, अन्य 2 आइगन वैल्यू का सम। हम जानते हैं सम जो होता है आइगन वैल्यू का सम और ये ट्रेस बराबर होते हैं। मान लेते हैं इसकी आइगन वैल्यू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 थी, तो बराबर कितना आना चाहिए 1 प्लस पी। एक तो आइगन वैल्यू क्या दे रखी है λ1 प्लस λ2 को ऐसे रहने देते हैं, +3 कर देते हैं इसको, बराबर 1 प्लस पी। तो अन्य 2 का सम कितना आ जाएगा, λ1 प्लस λ2, अन्य 2 आइगन वैल्यू का सम कितना आ जाएगा 1 प्लस पी माइनस 3, तो कितना आ जाएगा p माइनस का 2। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर, ठीक है। अब देखते हैं आगे की कहानी इसकी, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन इसका क्या कहना चाह रहा है, ये तो सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड। अभी तो मैंने आपको बताया यहाँ मैट्रिक्स 3×3 की है और यहाँ k डिटरमिनेंट a है। जब k बाहर आता है तो ऑर्डर k की उतनी पावर, कितनी पावर जितना ऑर्डर है, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। सीधे इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये मैंने एनसीईआरटी से उठा रखा है। k³ इंटू डिटरमिनेंट a हो गया। ये कह रहा था ना चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज, ये जो भी दे रखे हैं 15 और 16 में, 15 ये है 16 ये है, तो पहला तो ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट। देखो इसने लैंग्वेज बदल दी, ये नहीं होगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट, इसने कहा डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटरमिनेंट तो एक नंबर होता है ना सर, हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट होती है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, गलत, मैट्रिक्स नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स से। देखो लैंग्वेज कितनी बढ़िया दे दिया यार। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट हो, वही डिटरमिनेंट है सर, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो ये मैंने सारे प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कराए सर इसमें। तो आप इन प्रॉपर्टी को बाय हार्ट पहले याद करेंगे। सारी प्रॉपर्टी जब आप याद कर लेंगे उसके बाद आएंगे आप इन क्वेश्चंस पे। और ये जो मैं क्वेश्चन उठा के रखे हैं मैंने, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और मैं फिर आपको बता देता हूँ, उल्टा सुल्टा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें मैंने डाल रखा है ना, इसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से डिक्टो क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा एग्ज़ाम में। इसमें से कहने का मतलब हो सकता है क्वेश्चन इसमें से आ जाए, हो सकता है इस जो मैंने पढ़ा रखा है इसको ढंग से आप पढ़ेंगे ना, इसी मतलब इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है। चाहे मैंने इससे पहले 2 लेक्चर इसके कराए उनको पढ़ो और इनको भी पढ़ो। ठीक है, थैंक यू।